हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर के साथ होंगे। स्टूडेंट, क्लास 10 केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन। स्टूडेंट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के हवाले से। लॉ ऑफ मास एक्शन को दो केमिस्ट थे नॉर्वेजियन, एक पीटर वाग और दूसरे का नाम था CM गोल्डबर्ग। इसने पेश किया था 1864 के अंदर। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है स्टूडेंट्स, हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो मोलर कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, इसके दरमियान रिलेशनशिप बताती है। स्टूडेंट्स, ये डिफिनीशन मैंने इस लॉ की लिखी हुई है, इसको ज़रा देखें। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of the active masses of the reactant substance। इस डिफिनीशन में दो चीज़ें हैं। एक है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और दूसरी चीज़ है आपके पास एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस को हम मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है? स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल मैंने एक रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है N2H2 into NH3, ठीक है। अब इसमें जो इसकी जो स्पीड है, इस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है, ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, इसके जो स्पीड है, इसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। दूसरी बात है एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस या मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास कहते हैं द मास विच टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, यानी वो मास जो किसी भी रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले। यानी अगर आसान अल्फाज में हम कहें, जो मोलर मास होता है उसको एक्टिव मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रिएक्शन है N2 plus H2 gives us NH3, ठीक है। अब इसमें देखें 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। अब 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है ये इसका एक्टिव मास है। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या है? ये एक्टिव मास है इस रिएक्टेंट का। यानी ये 3 मोल हाइड्रोजन के हिस्सा लेके हमारे पास NH3 के जो मॉलिक्यूल बन रहा है अमोनिया का, इसमें 3 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं एक्टिव मास का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन या द मास विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी वो मास जो किसी भी रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले। इसको मज़ीद में सादा अल्फाज में बयान करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बाज़ार से एक 5 किलो का गोश्त लेके आते हैं, ठीक है। अब 5 किलो गोश्त में आप इस तरह कर लेते हैं कि 2 किलो जो 2 kg आपके पास जो गोश्त है वो आप पका लेते हैं और 3 kg आप स्टोर कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब जो 2 किलो गोश्त आपने पका लिया तो ये आपका एक्टिव मास है, ये आपका यूज़ हो गया, ठीक है। तो जो वो हिस्सा जो रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले ले, ठीक है, उसको हम एक्टिव मास कहते हैं, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करूंगा एक जनरल इक्वेशन से, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें कहते हैं कि एक जनरल इक्वेशन लेकर आप लॉ ऑफ मास एक्शन को बयान करें, ठीक है बच्चों। तो इससे बोर्ड से नोट करें, मैं रेस कर रहा हूँ। अच्छा, अब बच्चों हमारे पास मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। N2 plus H2 gives us NH3, ठीक है। इसको अगर हम बैलेंस करें, 2N एक इधर 1N है, ठीक है, इसको 2 कर देते हैं। अगर हम इसको 2 करते हैं तो ये 6 हो जाते हैं, इधर 3 लगा लें, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 3 जो मोल है ये एक्टिव मास है, ठीक है। अब एक्टिव मास या मोलर मास, इसको हम मोलर मास कहते हैं, मोलर मास या मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। इसको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं? मोलर कंसंट्रेशन में। और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इसको
रिप्रेजेंट हम करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। मोलर मास को किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जो मोलर मास होता है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम ज़ाहिर करते हैं। और मोलर मास की जो यूनिट आपके पास होती है, यूनिट वो मोल पर डीएम क्यूब है, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, अगर आप इसको डॉट में लिखते हैं फिर -3 करेंगे, अगर आप इस तरह लिखते हैं कि मोल पर डीएम क्यूब तो फिर आप -3 ना लिखें, सिर्फ ये माइनस लिखें। ठीक है, तो ये मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट है आपके पास, इसको आप इस तरह एक्सप्रेस करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स एक जनरल इक्वेशन लेंगे और उस इक्वेशन से आपको लॉ ऑफ मास एक्शन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास A + B। ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट C + D। ठीक है, अब A + B ये हमारे पास रिएक्टेंट है। ठीक है, C + D ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अब इसके साथ स्मॉल a मैं लिख लेता हूँ, स्मॉल a, इसके साथ स्मॉल b, इसके साथ स्मॉल c और इसके साथ स्मॉल d। अब ये जो है ये कोफिशिएंट है, इसको हम मोलर कंसंट्रेशन या मोल कहते हैं, यानी इसके a मोल, इसके b, इसके c, इसके d। ठीक है, अब इसके अगर हम इसको लॉ ऑफ मास एक्शन के फॉर्म में इसको लेके जाएं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या कहती है? लॉ ऑफ मास एक्शन हमें कहती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर मैं इसको लिखूं कि RF, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional, forward reaction is directly proportional to the product of concentration of the reactant। तो जिस तरह मैंने कहा कि A की कंसंट्रेशन है हमारे पास, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे इनटू B की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास B की कंसंट्रेशन आ गई। और ये जो मोलर मास है, जो एक्टिव मास जिसको मैंने कहा मोलर मास, ये जो A, B और C, D है, इसको हम पावर में लिखेंगे, एक्सपोनेंट में लिखेंगे, इसको ऊपर इसकी कोफिशिएंट जो है इसको ऊपर लिखेंगे और B के इस तरह लिख लेंगे। ठीक हो गया बच्चे। अब स्टूडेंट्स इसको RF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू B हो गया। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, प्रोपोर्शनलिटी को हम ख़त्म करें। प्रोपोर्शनलिटी को जब हम ख़त्म करेंगे, इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट डालेंगे। क्या डालेंगे? कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा RF किसके बराबर हो जाएगा? RF हमारे पास बराबर हो जाएगा KF स्टैंड फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, F जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो KF इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A, ठीक है, पावर इसकी A लिख लेते हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। किसके लिए आ गई? फॉरवर्ड रिएक्शन के। इसको हम इक्वेशन A कॉल करें। अब साथ साथ में नोट करें ताकि बोर्ड को मैं रेस करूँगा साथ साथ में। तो ये हमारे पास A के लिए। अब इसी तरह हम रिवर्स के लिए बात कर लें, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, रिवर्स रिएक्शन के लिए। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए सेम लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक R, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C। और इसके जो कोफिशिएंट है ये पावर, ये एक्सपोनेंट में चले जाएंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे आप R इज इक्वल टू KR का मतलब ये होता है कि आप रिवर्स, ठीक है, और आगे हम लिख लेते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप नोट करें, इस इक्वेशन B कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पर नोट करें। वीडियो को आप पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं इसको रेस कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसमें
हमें एक कंडीशन हमने पढ़ी थी केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। क्या क्या हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, अब जो आर एफ और आर आर की जो इक्वेशन हमारे पास आई थी ए एंड बी, उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे सब्सिट्यूट कर लें। ठीक है, यहाँ पे पुट कर लें। अगर हम आर एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो आर एफ की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, वो आई थी के एफ। ठीक है, अब कॉपी में आपने नोट किया हुआ है के एफ किसके बराबर था, के एफ जो था वो बराबर था कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, ठीक है, ये ए के और ये बी के इक्वल टू, अगर हम आर स्मॉल आर की वैल्यू देखें तो उसमें क्या था, के आर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, इसमें सी एंड स्मॉल डी। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये के आर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको इस तरफ लेके आ जाएं, यहाँ पे इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। यहाँ ये मल्टीप्लाई और ए बी इसके साथ, तो हम इसके लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप करें, के एफ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के आर। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इज इक्वल टू इसमें क्या, सी कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए की मोलर कंसंट्रेशन और बी की मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसमें हम एक्सपोनेंट लिख लेते हैं। अब बच्चों ये के एफ और के एफ और के आर किसके बराबर है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये हमारे पास के सी के बराबर है। के एफ और के आर किसके बराबर है, के सी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं के सी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू डी। ठीक है, एंड ए इनटू बी। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन आ गई एक जनरल इक्वेशन के लिए। तो ये हमें क्या कहती है, ये लॉ हमें कहती है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको किसी भी इक्वेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी इक्वेशन लें और उसको आप अप्लाई करें तो आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपके बुक के अंदर भी मौजूद है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ एग्जांपल लेंगे और इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।